आज की कहानी आपको खौफ से भर कर रख देगी। कहानी का नाम है साय का गांव। आर्यन को पुरानी इमारतों और उनके इतिहास को कैमरे में कैद करने का जुनून था। इसी जुनून के चक्कर में वो उत्तर प्रदेश के एक इलाके में स्थित भानगढ़िया गांव पहुंच गया। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस गांव की सीमा में कदम रखना मौत को दावत देना है। आर्यन अपनी जीप से उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर रहा था। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन आसमान में छाए घने काले बादलों ने वक्त से पहले ही अंधेरा कर दिया था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन एक झटके के साथ ही बंद हो गया। धत तेरी की, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। आर्यन ने झुंझलाते हुए फोन को देखा। उसने बाहर कदम रखा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर एक विशाल जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली के मुख्य द्वार पर लगी भारी लोहे की जंजीरें अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। आर्यन ने अपना टॉर्च और कैमरा संभाला और अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। हवेली के हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें आर्यन का पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, छम छम, जैसे कोई पायल पहनकर भारी कदमों से चल रहा हो। कौन है वहां? आर्यन की आवाज गूंजी और सन्नाटे में विलीन हो गई। उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों की लकड़ी हर कदम पर चीख रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है। कमरे के अंदर एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर मोमबत्ती जल रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वहां कोई माचिस नहीं थी और ना ही कोई इंसान। मेज पर एक काली डायरी रखी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आज गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। वो चीखती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि इस हवेली में जो भी आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। उसकी आत्मा इसी हवेली की दीवारों में कैद हो गई है। डायरी पढ़ते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आर्यन भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे बाहर से वेल्ड कर दिया गया हो। तभी कमरे के कोने में रखे एक आदमकद आईने में उसे कुछ दिखा। आईने में आर्यन की अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। एक औरत जिसके बाल सफेद और लंबे थे, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें कोयले की तरह काली। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन को लगा जैसे उसके कंधे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अभी भी खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी, जिससे उसके मुंह से खून टपकने लगा। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। घुप अंधेरे में आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तुम बहुत देर से आए हो। आर्यन ने घबराहट में खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा पत्थर की तरह सख्त था। तभी उसे फर्श पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए, बलिदान। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण प्रेतबाधित हवेली नहीं थी, बल्कि एक नरक का द्वार थी। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और डायरी के पन्नों को आग लगा दी। जैसे ही डायरी जलने लगी, पूरी हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श हिलने लगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी और इस बार दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे नीचे की ओर भागा। आर्यन जैसे तैसे हवेली से बाहर निकल गया और अपनी जीप की तरफ भागा। चमत्कारिक रूप से जीप इस बार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा शहर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। अगली सुबह जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना कैमरा निकाला ताकि देखे कि उसने कल रात क्या रिकॉर्ड किया था। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, उसके होश उड़ गए। कैमरे में आर्यन अकेला नहीं दिख रहा था। पूरी वीडियो में वो औरत उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए बैठी थी।
और सीधे कैमरे की ओर देखकर कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ घर आ गई हूं। तभी आर्यन के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। छम छम, वही पायल की आवाज। आर्यन का कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया। वीडियो में वो चेहरा देखकर उसका गला सूख गया था। मैं तुम्हारे साथ घर आ गई हूं, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कमरे का दरवाजा जो थोड़ा खुला था अब पूरी तरह खुल चुका था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। लेकिन जवाब में केवल खामोशी मिली। उसने कमरे की लाइट जलाई, खिड़कियां चेक की, सब कुछ बंद था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है। वो बाथरूम गया और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जैसे ही उसने तौलिए से मुंह पोंछा और शीशे में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे पर भाप जमी थी और उस भाप पर उंगलियों से लिखा था, हेल्प मी। आर्यन समझ गया था कि वो अकेले इस मुसीबत से नहीं लड़ सकता। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शास्त्री को फोन किया, जो प्राचीन इतिहास और पराशक्ति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर शास्त्री ने आर्यन की पूरी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, तुमने उस डायरी को जलाकर गलती कर दी। वो डायरी उस आत्मा की कैद थी। उसे जलाने का मतलब है कि तुमने उसे आजाद कर दिया है। वो तुम्हारी ऊर्जा पर जीवित रहेगी। उस औरत का नाम रूपा था, जिसे उस गांव के जमींदार ने अपनी तांत्रिक साधना के लिए मार डाला था। मुझे क्या करना होगा सर? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें वापस उसी हवेली में जाना होगा। उसके शरीर का कोई अवशेष अभी भी वहां होगा। जब तक उसकी अस्थियों को पवित्र जल या आग से मुक्त नहीं किया जाता, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और याद रखना आर्यन, आज रात अमावस्या है। उसकी शक्तियां अपने चरम पर होंगी। आर्यन नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को हर वक्त छू रहा है। वो दोबारा भानगढ़िया गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। कार के रेडियो पर अचानक पुराने जमाने के दुख भरे गाने बजने लगे। बाहर सड़क पर उसे वही सफेद बालों वाली औरत बार बार खड़ी दिखाई देती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। जब वो हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा बदल चुका था। हवेली अब जर्जर नहीं बल्कि बिल्कुल नई दिख रही थी, जैसे वो समय के पीछे चला गया हो। चारों ओर जलती हुई मशालें थी और हवा में इंसानी मांस के जलने की गंध आ रही थी। आर्यन हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। वहां की सीढ़ियां खून से लथपथ थीं। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक बलि की वेदी बनी हुई है। वहां एक कंकाल पड़ा था, जिसकी गर्दन में वही लॉकेट था जो आर्यन ने डायरी के पास देखा था। अचानक पूरे तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। तुम वापस आ गए, एक भारी और सड़ी हुई आवाज गूंजी। रूपा की आत्मा अब उसके सामने थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसने अपनी उंगलियां आर्यन की ओर बढ़ाई। मुझे बदला चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। जमींदार का खून अभी भी इस मिट्टी में है और तुम उसके वंशज हो। आर्यन दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि उसके पूर्वज इसी गांव के थे। रूपा की आत्मा ने आर्यन को हवा में उठा लिया। उसका गला घुटने लगा। आर्यन ने छटपटाते हुए अपनी जेब में हाथ डाला, जहां डॉक्टर शास्त्री ने उसे एक पवित्र भभूत की पुड़िया दी थी। जैसे ही रूपा ने आर्यन को मारने के लिए अपने नाखून उसकी छाती में गड़ाए, आर्यन ने वो भभूत उसके ऊपर फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और रूपा की आत्मा दर्द से कराहने लगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए रूपा, बदला लेने से तुम कभी शांत नहीं होगी, आर्यन चिल्लाया। उसने पास पड़ी मशाल उठाई और उन अस्थियों पर फेंक दी। पूरा तहखाना आग की लपटों में घिर गया। रूपा की चीखें इतनी तेज थीं कि आर्यन के कान के पर्दे फटने लगे। वो पागलों की तरह ऊपर की ओर भागा। जैसे जैसे हड्डियां जलकर राख हो रही थीं, हवेली का नयापन खत्म हो रहा था और वो फिर से खंडहर में तब्दील हो रही थी। आर्यन हवेली से बाहर गिर पड़ा।
पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे धूल में मिल रही थी। सूरज की पहली किरण आसमान में दिखाई देने लगी थी। वो वापस अपने शहर लौट आया था। कई दिन बीत गए। अब कोई साया नहीं था, कोई पायल की आवाज नहीं थी। आर्यन ने अपना कैमरा और फोटोग्राफी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक दिन आर्यन अपने घर में चाय पी रहा था। उसने अनजाने में अपनी कलाई देखी। वो 5 उंगलियों के काले निशान अभी भी मौजूद थे, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके कैमरे के क्लाउड स्टोरेज में एक नई फोटो अपलोड हुई थी। उसने कांपते हाथों से फोटो खोली। वो फोटो उसी तहखाने की थी जिसमें आग लगी थी। आग की लपटों के बीच रूपा का चेहरा नहीं था, बल्कि आर्यन का अपना चेहरा था जो दर्द से चिल्ला रहा था। दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहें।